कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। अर्थात अगर आपके दाहिने हाथ में आपका कर्म है, मेहनत है, तो विजय आपके बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, ये कहानी है हिंदुस्तान के पहले सेल्फ मेड बिलियनियर की। एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा ये व्यक्ति कैसे 2 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ हासिल करता है और कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे धुरंधरों को भी पीछे छोड़ देता है। जब किस्मत और मेहनत दोनों साथ हो तब क्या हो सकता है, ये उस करिश्मे की कहानी है। ये कहानी है दिलीप शांघवी की, भारत का सबसे अमीर इंसान। ये बात सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो इतने अमीर बने कैसे? कैसे उन्होंने सन फार्मा की एक एक ईंट रची, उस हर एक ईंट की कहानी इस वीडियो में बताई गई है, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 60 और 70 के दशक में भारत का बिजनेस कैपिटल हुआ करती थी। गुजरात के कई गुजराती बिजनेसमैन कोलकाता शिफ्ट हो चुके थे। ऐसे ही इन व्यापारियों में से एक थे शांतिलाल शांघवी। इनका दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज था और कोलकाता के दवा बाजार में उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था मेडकॉम एंटरप्राइजेस। इन्हीं शांतिलाल शांघवी के बड़े बेटे का नाम दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी का जन्म हुआ गुजरात के अमरेली में। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की कोलकाता के जे अजमेरा हाई स्कूल से, लेकिन उन्हें जानने वाले लोगों को कभी ऐसा लगा नहीं था कि दिलीप एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। इसका कारण यह था कि बचपन से ही दिलीप का स्वभाव बहुत ही इंट्रोवर्ट था। वो सोचते ज्यादा थे, बोलते कम थे। बचपन में स्कूल फिनिश होने के बाद वो हर रोज अपने पापा के दुकान पर आया करते थे। उनके सवालों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। किस दवाई में कौन सा कंटेंट कितने मात्रा में डाला है, उसे बनाने में कितना खर्चा आया होगा, लेबर कॉस्ट कितनी लगी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा होगा, यही सारी चीजें दिलीप अपने पापा से बात करते। धीरे धीरे उनकी बिजनेस की समझ बढ़ते जा रही थी। उन्हें एक बात समझ में आ रही थी कि दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर को जितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, उससे कई ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दवाई बनाने वाली कंपनियां कमाती हैं। और तब उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी खुद की फार्मा कंपनी शुरू करेंगे। एक मिडिल क्लास इंसान को अपनी खुद की फार्मा कंपनी शुरू करना तो मुंगेरी दाल के सपनों जैसा था। दिलीप भाई के खानदान में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री चलाई हो, और तो और उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं था। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो न्यूरो साइकेट्रिक ड्रग्स बनाना शुरू करेंगे। उन दिनों दवाइयों का मार्केट 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था अक्यूट ड्रग्स यानी कि पेन किलर्स और एंटीबायोटिक ड्रग्स, और दूसरा था साइकेट्री ड्रग्स यानी कि मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाइयां काम आती है वो दवाइयां। अक्यूट ड्रग्स का मार्केट बहुत ही बड़ा था, उसकी खपत भी बहुत ज्यादा थी। दिलीप भाई के जगह दूसरा अगर कोई होता तो वो जरूर अक्यूट ड्रग्स यानी कि पेन किलर्स या एंटीबायोटिक ड्रग्स का ही बिजनेस शुरू करता, लेकिन यहां पर दिलीप भाई की समझदारी काम आई। उन्होंने सोचा कि अगर एक्यूट ड्रग्स का मार्केट बड़ा है तो उसको बनाने वाली कंपनियां भी तो ज्यादा है, कंपनियां ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम है, और तो और मार्केट बड़ा होने की वजह से ज्यादा डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसीलिए उन सभी डॉक्टर्स को कवर करने के लिए पहले से ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। साइकेट्रिक ड्रग्स का मार्केट छोटा था लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। दिलीप भाई को साइकेट्रिक ड्रग्स के अंदर फ्यूचर दिखाई दे रहा था। मार्केट छोटा था तो नंबर ऑफ कंपनीज भी कम थी जो साइकेट्रिक ड्रग्स बनाती हो, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा थे, और तो और कम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे, इसीलिए उन्हें कवर करने के लिए शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, आज के स्टार्टअप्स के लिए ये एक इंसिडेंस बड़ा सोचने वाला है। पहले दिन से, बिजनेस शुरू करने के पहले दिन से ही दिलीप भाई प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। काफी सोच विचार करने के बाद यह तय हुआ कि कंपनी का नाम सन फार्मा होगा। दिलीप भाई ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिक्रूट करने के लिए अखबार में इश्तेहार दे दिया। सन फार्मा का पहला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना
प्रदीप घोष मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो फाइनल हो चुका था, लेकिन दवाई कौन सी बनाई जाए ये अब तक फाइनल हुआ नहीं था। किसी भी कंपनी के लिए उसका पहला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर ऐसे कंपनी के लिए जिसके पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ ना हो। दिलीप भाई के लिए उनका पहला प्रोडक्ट उनकी हार या जीत तय करने वाला था। उन दिनों अमेरिका में एक मानसिक रोग के ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही थी जिसका नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर। जब कोई इंसान पल में बहुत ज्यादा खुश और पल में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बेवजह, और ऐसा बार बार होते रहता है, तो ऐसी बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। 1975 में रोनाल्ड फाइव नाम के एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट ने इस बीमारी पर बड़ा रिसर्च किया और ये प्रूव किया कि लिथियम कार्बोनेट इस बीमारी के ऊपर बड़ा असरदार इलाज है। उसने एक किताब भी लिखी थी जिस किताब का नाम था मूड स्विंग। दिलीप शांघवी का कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने तो बीकॉम किया हुआ था, लेकिन उनकी नॉलेज की भूख बड़ी ज़्यादा थी। वो सारे साइंटिफिक जर्नल्स, मेडिकल जर्नल, फार्मास्यूटिकल जर्नल्स पढ़ा करते थे और उन्होंने ये किताब भी पढ़ी, मूड स्विंग। इसी किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने तय किया कि सन फार्मा का पहला प्रोडक्ट होगा लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट की टैबलेट्स सन फार्मा का पहला प्रोडक्ट बनी जिसका ब्रांड नेम दिया गया लिथोसन। दोस्तों, आज भी लिथोसन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कोलकाता में जितने भी मानसिक रोगों के डॉक्टर्स हैं उन सभी को प्रदीप घोष ने विजिट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त सन फार्मा कोई ब्रांड नहीं था और इसीलिए डॉक्टर्स प्रदीप घोष को 2-2, 3-3 घंटे बिठा के रखते और उसके बाद 2 से 3 मिनट में उसका प्रोडक्ट देखते और उसे भगा देते। करीब 6 महीने बीत गए, लेकिन कोलकाता का कोई डॉक्टर सन फार्मा की इस दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा था। दिलीप भाई और प्रदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार एक दिन वो कोलकाता के एक साइकेट्रिस्ट के पास गए और उन्होंने उसे पूछा कि आप हमारी दवाई क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते। तब उस डॉक्टर ने उन्हें कहा कि दिलीप, आपको पता है साइकेट्रिक ड्रग्स बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? दिलीप भाई ने कहा, हाँ, टोरेंट फार्मा। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर ये सबसे बड़ी कंपनी है उसके बावजूद भी ये लिथियम कार्बोनेट की टैबलेट्स क्यों नहीं बनाती? आपको इसका रीजन पता है? उसका रीजन ये था कि हाँ, लिथियम कार्बोनेट सच में असरदार दवाई थी बाइपोलर डिसऑर्डर्स के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ लिथियम कार्बोनेट पेशेंट के खून को कुछ हद तक टॉक्सिक बना देती थी। ये नहीं पता चलता था कि किस पेशेंट का ब्लड किस हद तक टॉक्सिक बनेगा, यानी कि पॉइजनस बनेगा, और अगर ये टॉक्सिसिटी, ये पॉइजनस होना अगर एक हद के ऊपर चला जाए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती थी। टॉक्सिसिटी की लेवल चेक करने के लिए पेशेंट के खून की हर 15 दिन बाद जांच करना जरूरी था। कोलकाता में उन दिनों बहुत कम पैथोलॉजी लैब्स थी और खून की जांच करने की मशीन भी बहुत कम थी, इसीलिए खून की जांच करवाना बड़ा महंगा था और यही एकमेव कारण था जिसकी वजह से सन फार्मा का लिथोसन मार्केट में नहीं बिक रहा था, डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। ये दिलीप भाई के लिए बहुत बड़ा सबक था, अटेंशन टुवर्ड्स डिटेल्स। डॉक्टर को थैंक यू बोलकर दिलीप भाई और प्रदीप दोनों वहां से निकल गए, लेकिन दोनों निराश थे। अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट फेल होते हुए दिलीप भाई अपने आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन दिलीप भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और हर हिस्से का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। यही बात दिलीप भाई के दिमाग में घूम रही थी। हर पहलू का विचार करने के बाद उन्हें यह समझ आया कि दवाई में तो कोई खोट नहीं है। अमेरिका में यह दवाई बड़ी अच्छी से चल रही है। भारत में ब्लड टेस्टिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से, ब्लड टेस्टिंग की शॉर्टेज होने की वजह से दवाई नहीं बिक रही है। तो अगर ब्लड टेस्टिंग कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अगर अवेलेबल किया जाए तो ये दवाई बिकना शुरू हो सकता है। अगले ही दिन कोलकाता के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नंदी के क्लिनिक में दिलीप शांघवी पहुंच गए। दिलीप भाई को 3 घंटे वेट करवाने के बाद डॉक्टर नंदी उनसे मिले और उन्होंने कहा कि दिलीप, ये रोज रोज के चक्कर लगाना तुम बंद करो। लिथियम कार्बोनेट की दवाई सबसे अच्छी है बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए, लेकिन ये पेशेंट के ब्लड को टॉक्सिक बनाती है। इसे मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को ब्लड सेरम एस्टिमेशन टेस्ट करवाना पड़ता है हर महीने, और एक टेस्ट की कीमत है 40 रुपया।
दोस्तों ये 70 के दशक के 40 रुपये है। तब 40 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी और डॉक्टर नंदी ने दिलीप भाई से साफ साफ कह दिया कि इतना बड़ा अमाउंट हर महीने मेरे पेशेंट्स नहीं बेयर कर पाएंगे। दिलीप शांघवी डॉक्टर नंदी की बात बिना एक शब्द बोले सुनते रहे। आखिर में दिलीप भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब ये ब्लड सेरम एस्टिमेशन टेस्ट 40 रुपए की जगह पे अगर 20 रुपए में हो जाए तो आप हमारी दवाई को प्रिस्क्राइब करोगे? डॉक्टर नंदी दिलीप भाई के सामने देखते ही रह गए। एक ही पल में पासा पलट गया। दिलीप भाई के सॉल्यूशन के सामने डॉक्टर नंदी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि दिलीप भाई 40 रुपए की टेस्ट 20 रुपए में कैसे करवाएंगे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से बात रखी गई थी वो काम कर गई। डॉक्टर नंदी के क्लिनिक से निकलकर दिलीप भाई सीधा पहुंचे सक्सेना लैब्स में, जो कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में था। ब्लड सेरम एस्टिमेशन टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है फ्लेम फोटोमीटर। यह डिवाइस सक्सेना लैब्स में नहीं था। दिलीप भाई ने लैब के ओनर से कहा कि वो खुद अपने पैसे से फ्लेम फोटोमीटर सक्सेना लैब्स में लगवाएंगे। उस फ्लेम फोटोमीटर की कीमत आसान किस्तों में लैब की तरफ से दिलीप भाई को चुकाई जा सकती है। बदले में डॉक्टर नंदी के पेशेंट्स के लिए फ्लेम फोटोमीटर के जरिए जो टेस्ट होती है ब्लड सेरम एस्टिमेशन टेस्ट, वो 40 रुपए की जगह पे सिर्फ 20 रुपए में करनी होगी। और तो और फ्लेम फोटोमीटर लगने के बाद सक्सेना लैब्स बाकी पेशेंट्स से 40 रुपया ले सकता है। सक्सेना लैब्स का प्रोपराइटर खुशी खुशी मान गया। इस एक चीज में दिलीप भाई ने 4 लोगों का फायदा करवाया था। टेस्ट सस्ती होने की वजह से पेशेंट्स का फायदा, डॉक्टर नंदी के पेशेंट को डिस्काउंट मिलने वाला है तो डॉक्टर नंदी का फायदा, लैब का बिजनेस बढ़ने वाला है तो लैब का फायदा, और सन फार्मा की दवाई बिकना शुरू होगा इसलिए दिलीप भाई का फायदा। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, जिसमें दिलीप भाई शुरू से ही माहिर थे। लिथोसन की खपत मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टर नंदी का देखकर बाकी साइकेट्रिस्ट भी अब इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। सन फार्मा की पहली दवाई मार्केट में सुपरहिट हो चुकी थी। उस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉपुलर नहीं था। अगर किसी को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी भी चीज का, तो उसे खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी कर कर उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ता था। दवाई बनाने की फैक्ट्री पहले ही दिन से दिलीप भाई नहीं लगा सकते थे। उसके लिए लगने वाला बेशुमार पैसा, एक्सपर्टीज और कई सारी चीजें दिलीप भाई के पास नहीं थी। दिलीप भाई के पूरे खानदान में कभी किसी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगवाई थी। उन्हें एक मेंटोर की जरूरत थी, एक मार्गदर्शक की जरूरत थी जो उन्हें रास्ता दिखा सके। इसी सिलसिले में दिलीप भाई स्टेट ड्रग रेगुलेटरी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे ताकि दवाई के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। वहां एक ऑफिसर ने दिलीप भाई को सलाह दी कि वो जाकर शशिकांत संघवी से मिले। शशिकांत संघवी ओनिक्स फार्मा के मालिक थे और कोलकाता के अंदर दवाइयों के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत उन्होंने की थी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है। सन फार्मा को यह बताना होगा कि कौन सी दवाई बनानी है, कैसी बनानी है। उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो भी सन फार्मा को ही परचेस करके ओनिक्स फार्मा को देना होगा। उस दवाई से जुड़े पेटेंट्स और कॉपीराइट्स भी हासिल करने की जिम्मेदारी सन फार्मा की ही होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर अपनी मशीनरी और अपना फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर अपना खुद का लेबर यूज कर कर दवाई मैन्युफैक्चर करके ओनिक्स फार्मा सन फार्मा को प्रोवाइड करेगी। सन फार्मा का फायदा यह था कि उन्हें अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीनें परचेस करने के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, और तो और लेबर को मैनेज करने का भी काम उन्हें करना नहीं पड़ेगा। दिलीप भाई शशिकांत संघवी को मिलने गए। शशिकांत संघवी भी गुजरात से ही कोलकाता आए हुए थे, तो दोनों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बैठ गई और ओनिक्स फार्मा की फैक्ट्री में लिथोसन का प्रोडक्शन शुरू हो गया। कोलकाता में अब सन फार्मा को जरूरत थी डिस्ट्रीब्यूटर की। दिलीप भाई के पापा खुद मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनकी दुकान से डिस्ट्रीब्यूशन करना सन फार्मा की दवाइयों का दिलीप भाई के लिए काफी आसान था, लेकिन उन्होंने तय किया कि सन फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर कोई बाहर का होगा, घर का नहीं। उसका कारण यह था कि दिलीप भाई अपनी कंपनी की ताकत को टटोल कर देखना चाह रहे थे, साथ ही साथ वो अपनी खुद की कैपेसिटी को भी परख रहे थे। अपनी कंपनी के लिए अगर वो परिवार के बाहर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं तो ये माना जा सकता था कि सच में उनकी कंपनी में और उनकी कंपनी के प्रोडक्ट में दम है।
दिलीप भाई के पापा की जो दुकान थी मेडकॉम एंटरप्राइजेस, उसके बगल में ही एक दुकान थी जिसका नाम था विनोद मेडको। विनोद मेडको भी दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर ही थे। ये एक फैमिली ओन्ड फर्म थी और उनके फैमिली के अंदर एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था महेश मेहता। महेश की अपने पापा से और चाचा से ज्यादा बनती नहीं थी। उसे अपना बिजनेस बढ़ाना था, कुछ नया करना था, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी एक नहीं चलने देते थे। दिलीप भाई लोगों को परखने में माहिर थे। उन्हें लगा कि महेश में कुछ बड़ा करने की भूख है। दिलीप भाई और महेश एक दूसरे को कई साल से जानते थे, तो आपसी भरोसा तो था ही था और इस तरह से महेश सन फार्मा का सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर बना। पूरे पश्चिम बंगाल में लिथोसन की दवाई सुपरहिट हो चुकी थी। हर शहर में दिलीप भाई ने सेम मॉडल अपनाया था। पैथोलॉजी लैब से टाई अप कर कर उन्होंने टेस्ट की कीमतें कम करवा दी थी और अब पूरे पश्चिम बंगाल का हर एक साइकेट्रिस्ट सन फार्मा की दवाई प्रिस्क्राइब करने लगा था। कंपनी बड़ी हो रही थी, कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर किया गया था, लेकिन अब एक प्रॉब्लम दिलीप भाई को सताने लगा था। शशिकांत संघवी के ऑनिक्स फार्मा की फैक्ट्री में जो दवाइयां बन रही थी वो तो बन रही थी, लेकिन बहुत कम। मार्केट में जो लिथोसन की डिमांड थी उसे वो पूरी नहीं कर पा रही थी। उसका कारण था बंगाल का लेबर। उस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। हर महीने कोई ना कोई रीजन की वजह से स्ट्राइक हो जाती थी जिसे राज्य सरकार का समर्थन हुआ करता था। लेबर को ज्यादा काम करने नहीं बोल सकते थे, ओवर टाइम करने नहीं बोल सकते थे। अगर जरा सा भी ज्यादा काम करवाया तो पूरी की पूरी यूनियन धरना देने बैठ जाती थी। कोलकाता के बिजनेसमैन इसकी वजह से लॉस में जा रहे थे। आए दिन फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। दिलीप भाई इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत चिंतित थे। अगर मार्केट में सन फार्मा की दवाई अवेलेबल ही नहीं होगी तो डॉक्टर्स नेचुरली दूसरी कंपनी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते थे और आज तक किया हुआ सारा काम, सारी मेहनत पानी में जा सकती थी। इसी सिलसिले में दिलीप भाई शशिकांत संघवी से मिलने पहुंचे। शशिकांत संघवी अब तक दिलीप भाई के मेंटर बन चुके थे। उनके रिश्ते किसी गुरु और शिष्य से कम नहीं थे। अपने फायदे की ना सोचते हुए शशिकांत संघवी ने दिलीप भाई को अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंगाल से बाहर सेटअप करने की सलाह दे दी। दिलीप भाई ने कहा कि वो ये चीज एक ही शर्त पर कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा बंगाल के बाहर, उसको सेटअप करने की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी शशिकांत संघवी को लेनी पड़ेगी। पैसा सन फार्मा का होगा, ओनरशिप भी सन फार्मा की होगी, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज और अपनी एडवाइस शशिकांत भाई को देनी पड़ेगी। आमतौर पर ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से अपना बिजनेस कम होता हो, ऐसी बात के लिए कभी कोई राजी होता नहीं है, लेकिन ये तो दिलीप भाई का रिलेशनशिप बिल्डिंग ही था जिसकी वजह से शशिकांत भाई राजी हो गए। गुजरात हमेशा से ही एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट रहा है। उन दिनों भी गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा था। गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी कोलकाता में एक बिजनेस समिट करने पहुंचे थे, जहां पे वो कोलकाता में एक बसे गुजरातियों से गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपील करने वाले थे। उसी समिट में दिलीप भाई ने वापी के अंदर, गुजरात में एक शहर है सूरत के नजदीक वापी, उस वापी के अंदर दिलीप भाई ने सन फार्मा के लिए एक जमीन, बड़ी सी जमीन लीज पर ले ली और उसके ऊपर सन फार्मा के सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। दिलीप भाई का बचपन कोलकाता में बीता था। उनके स्कूल टाइम का एक फ्रेंड था जिसका नाम था नितिन। नितिन के पापा का वॉल क्लॉक्स बेचने का बिजनेस था। जब दिलीप भाई ने वापी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने का ठाना, तब उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो 100% भरोसेमंद हो और जो पूरी तरह से उस वापी के फैक्ट्री का काम संभाले। दिलीप भाई को पता था कि नितिन का वॉल क्लॉक्स का बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ट्रेडिशनल क्लॉक्स की जगह डिजिटल क्लॉक्स ने ले ली थी। दिलीप भाई ने नितिन को कोलकाता से वापी बुला लिया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पूरा काम सौंप दिया। नितिन को मैन्युफैक्चरिंग या फार्मेसी, इन दोनों में से किसी भी डोमेन का कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन दिलीप भाई का यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जो भरोसेमंद है और मेहनतू है तो उसको बाकी की चीजें सिखाई जा सकती है। नितिन कोलकाता से वापी शिफ्ट हो चुका था। अब वापी के पूरे फैक्ट्री का कामकाज नितिन देख रहा था। हर तीसरे दिन दिलीप भाई वापी आकर विजिट करते थे और काम का जायजा लेते थे। फाइनली 1983 के अंदर वापी की फैक्ट्री से लिथोसन के टैबलेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था।
धीरे धीरे कंपनी बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी भी दिलीप भाई का हर एक छोटे फैक्टर के ऊपर बारीकी से ध्यान था। एक दिन प्रदीप घोष को किसी डॉक्टर ने बताया कि उनके पेशेंट की एक कंप्लेंट है। वो जब लिथोसन की टैबलेट लेते हैं तो कई बार टैबलेट को हाथ में लेने के बाद वो टैबलेट टूट जाती है। लिथियम एक हाइड्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोस्कोपिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को कैप्चर कर लेता है। इसकी वजह से टैबलेट जो है उसका भूसा बन जाता है, वो पाउडर बन जाती है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ सन फार्मा की तो नहीं थी। लिथियम एक हाइड्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है, तो जितनी भी टैबलेट के अंदर लिथियम होगा सभी दवाइयों के अंदर ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। लेकिन दिलीप भाई अपनी क्वालिटी के बारे में बहुत सजग थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठान ली। उन्होंने अपने सारे रिसर्चर्स को इकट्ठा किया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक इस प्रॉब्लम के ऊपर काम चलता रहा और उसका फाइनली सॉल्यूशन निकल आया। उन्होंने एक मटेरियल ढूंढ निकाला जो कि बाइंडर का काम करेगा, जो कि पूरी टैबलेट को एक साथ रखेगा और टूटने नहीं देगा। लिथोसन की कामयाबी के बाद सन फार्मा ने कई और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारे, जैसे कि प्रोमासन और नाइट्रोसन। बंगाल का मार्केट तो अब काबिज हो चुका था। अब तैयारी थी बंगाल के बाहर जाने की। मार्केटिंग किसी भी फार्मा कंपनी के लिए बड़ी अहम बात थी। कई सारी फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देती थी। अल्कोहल की बोतल डॉक्टर्स को गिफ्ट देना तो बड़ी आम बात थी, लेकिन दिलीप भाई का मार्केटिंग के लिए नजरिया बड़ा अलग था। वो हमेशा अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बार बार ये कहते थे कि डॉक्टर्स को बड़े बड़े गिफ्ट देने की बजाय उनके रियल प्रॉब्लम्स को समझो और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डॉक्टर्स की अगर आप मदद करोगे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग होगा। मिसाल के तौर पर कोलकाता के कई बूढ़े डॉक्टर्स को इलाज के लिए मुंबई आना पड़ता था, लेकिन मुंबई आने जितने उनके पास पैसे नहीं होते थे। दिलीप भाई ने मुंबई के कुछ हॉस्पिटल से टाई अप करवाकर उन कोलकाता के बूढ़े डॉक्टर्स का इलाज मुंबई में मुफ्त में करवाया। इस एक चीज का इफेक्ट पूरे के पूरे कोलकाता के डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर इतना गहरा पड़ा था कि उसके सामने बड़े से बड़ा मार्केटिंग का गिफ्ट भी फीका पड़ जाए। सन फार्मा अब बड़ी बन चुकी थी। इतने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर होने के बावजूद भी दिलीप भाई का हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के ऊपर बारीकी से ध्यान हुआ करता था। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। डॉक्टर्स के पैनल्स के जब भी इलेक्शंस होते थे तब डॉक्टर्स पैनल्स की तरफ से सन फार्मा को स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल किया जाता था। लेकिन सन फार्मा की एक बड़ी सिंपल पॉलिसी थी, सन फार्मा कभी भी किसी भी डॉक्टर पैनल को स्पॉन्सरशिप नहीं देता था। अगर एक पैनल को स्पॉन्सरशिप दे दी तो दूसरे डॉक्टर्स नाराज होने के चांसेस हुआ करते थे। अब बात यह हुई कि साइकेट्रिक एसोसिएशन ऑफ मद्रास के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे। इसमें 2 पैनल्स थे। एक था तमिलनाडु का पैनल जिनके कैंडिडेट थे डॉक्टर राघवन, और दूसरा पैनल था केरल का जिसके कैंडिडेट थे जी कृष्ण गोपालन। इन दोनों में बड़ा कड़ा मुकाबला था। तमिलनाडु के सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स डॉक्टर राघवन के सपोर्ट में थे और उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट केरल के डॉक्टर्स का जी कृष्ण गोपालन के लिए था। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब रिजल्ट ये आया कि तमिलनाडु का पैनल जो है वो विन हुआ, डॉक्टर राघवन विन हुए और डॉक्टर जी कृष्ण गोपालन जो है उनकी हार हुई। केरल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के अंदर मातम छाया हुआ था। जहां पे वो इलेक्शन हो रहा था उस हॉल के अंदर केरल के डॉक्टर्स जो है वो मातम मना रहे थे, तमिलनाडु के डॉक्टर्स जो है वो जश्न मना रहे थे। और उसी वक्त डॉक्टर जी कृष्ण गोपालन ने सन फार्मा के तमिलनाडु के जोनल मैनेजर को वहां देखा जो कि वो वहां पे स्वीट्स बांट रहा था। और ये बात देखने के बाद डॉक्टर जी कृष्ण गोपालन गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने मिस्टर रॉय जो कि सन फार्मा के नेशनल सेल्स हेड थे उन्हें तुरंत फोन किया और उन्होंने कहा कि कल से केरल के अंदर कोई भी डॉक्टर सन फार्मा की कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। मिस्टर रॉय को डॉक्टर जी कृष्ण गोपालन का केरल के अंदर कितना होल्ड है बड़ी अच्छी तरह से पता था। वो इस धमकी को लाइटली नहीं ले सकते थे। वो दौड़ के दिलीप भाई के केबिन में गए और पूरी कहानी उन्हें बताई।
इतने बड़े क्राइसिस में आप सोचिए, एक पूरा का पूरा स्टेट आपकी मेडिसिन बैन करने वाला है। इतने बड़े क्राइसिस में भी शांत रहना दिलीप भाई के स्वभाव का एक अनोखा गुण है। उन्होंने बड़ी शांति से मिस्टर रॉय को पूछा कि मिस्टर रॉय, अगर ये सब हुआ है तो आप यहाँ मुंबई ऑफिस में क्या कर रहे हो? आपको तो कोची में होना चाहिए। मिस्टर रॉय तुरंत कोची के लिए निकले। वो डॉक्टर गोपालन के क्लिनिक में पहुंचे और उन्हें मनाने की सारी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे थे। मिस्टर रॉय की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। एक पूरे स्टेट का बिजनेस बंद होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम होने आई, लेकिन डॉक्टर साहब है कि मानने को ही तैयार नहीं थे, क्योंकि घाव उनके दिल पे लगा था। आखिरकार निराश होकर मिस्टर रॉय डॉक्टर साहब के क्लिनिक से बाहर जा रहे थे। बाहर जाने के बाद उन्होंने जो देखा, तब उनके खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सामने से दिलीप भाई डॉक्टर साहब की क्लिनिक के अंदर एंटर कर रहे थे। दिलीप भाई को सिचुएशन की सीरियसनेस पहले से ही पता लग चुकी थी। सिर्फ रॉय के जाने से बात बनेगी या नहीं बनेगी, इसके बारे में वो श्योर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, दिलीप भाई का नेचर ही ये था कि वो क्राइसिस के टाइम पे अपने टीम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ही हैज ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। दिलीप भाई को देखकर डॉक्टर गोपालन भी खुद चौकन्ना हो चुके थे। वो अपनी सीट से उठ खड़े हुए। एक डॉक्टर को मनाने के लिए इतनी बड़ी फार्मा कंपनी का मालिक मुंबई से कोच्चि आता है, ये देखकर खुद डॉक्टर साहब भी शर्मिंदा हो चुके थे। पलक झपकते ही मामला बदल गया था। गमगीन चेहरों पर मुस्कान छा गई थी। दिलीप भाई को डॉक्टर गोपालन को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका मुसीबत के वक्त वहां होना ही काम कर गया। सन फार्मा अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। यह साल था 1990 का। साइकेट्रिक ड्रग्स के मार्केट में लीडरशिप हासिल करने के बाद अब गैस्ट्रो मेडिसिन के मार्केट के अंदर भी सन फार्मा ने अपना कदम रखा। पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मिसाकॉल। यह दवाई डिस्टल अल्सरेटिव कोलिटिस, जो कि एक पेट की बीमारी है, उसे ठीक करने के लिए बनाई गई थी। बहुत ही कम समय में यह प्रोडक्ट कैटेगरी लीडर बन गया। कई दिनों से दिलीप भाई के मन में एक बात थी, लेकिन वो उसके बारे में श्योर नहीं थे। उन्हें कार्डियो मार्केट में एंटर करना था। हार्ट से रिलेटेड दवाइयों का बहुत बड़ा मार्केट था और पेशेंट को ये दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ती थी। मतलब कोई दवाई इस मार्केट में सेट हो गई तो उसका सेल होते ही रहेगा। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के लिए उन दिनों सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई बड़ी फेमस थी। हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स को ये दवाई लेनी ही पड़ती थी, लेकिन इस दवाई में एक प्रॉब्लम था। इस दवाई का असर पेशेंट पर सिर्फ 4 से 5 घंटे ही रहता था और इसीलिए पेशेंट को यह दवाई दिन में कम से कम 3 से 4 बार लेनी पड़ती थी। कई बार पेशेंट इसे लेना भूल जाते थे और फिर उन पर हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता था। इसी बीमारी की दवाई दिलीप भाई भी मार्केट में लाना चाहते थे, जिसका नाम था मोनोट्रेट। ये दवाई आइसोसोब्राइट मोनोट्रेट से बनाई जाती थी। इस दवाई की खासियत यह थी कि इसका असर पेशेंट के ऊपर कम से कम 7 से 8 घंटे रहता था। इसका मतलब पेशेंट को यह दवाई दिन में सिर्फ 2 बार लेनी पड़ेगी। और तो और सन फार्मा के रिसर्चर्स ने इस दवाई को इस तरह से बनाया था कि मेडिसिन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पेशेंट के बॉडी के अंदर रिलीज होती रहती थी। इस वजह से दिन में पेशेंट को सिर्फ एक ही गोली लेनी पड़ती थी। दिक्कत यह थी कि सारे कैलकुलेशन करने के बावजूद भी सन फार्मा इस दवाई को 4 रुपए से कम बेच नहीं पा रहा था और सॉर्बिट्रेट की गोली सिर्फ 10 पैसे को मिलती थी। दवाई अच्छी होने के बावजूद भी दवाई की प्राइसिंग सबसे बड़ी दिक्कत थी। दिलीप भाई ने ठान लिया था कि वो भारतीय पेशेंट्स को वर्ल्ड क्लास दवाइयां मुहैया करके ही रहेंगे। दिलीप भाई ने हिंदुस्तान के सारे नामांकित कार्डियोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया। उनके सामने इस दवाई का मोनोट्रेट का प्रेजेंटेशन किया गया। जब डॉक्टर्स को पता चला कि यह दवाई पेशेंट को दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी पड़ेगी और दूसरे दवाई के मुकाबले इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो सभी कार्डियोलॉजिस्ट ने तालियां बजाकर इस दवाई का स्वागत किया। लॉन्च के कुछ ही महीनों में मोनोट्रेट भारतीय कार्डियो मार्केट के ऊपर छा गई थी। सफलता के एक एक पायदान चढ़कर सन फार्मा बहुत दूर तक आ चुकी थी। जो कंपनी 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी, उस कंपनी का 1993 में मतलब महज 10 साल के अंदर टर्नओवर हो चुका था 50 करोड़ रुपए। सन फार्मा करीब 50% के CAGR से बढ़ रही थी। 1992 में हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन हो चुका था।
कई विदेशी फार्मा कंपनियां हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने के लिए बेताब थी। उनसे कॉम्पीट करने के लिए सन फार्मा को खुद को तैयार करना था, जिसके लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत थी और इसीलिए यह तय किया गया कि सन फार्मा के शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट किए जाएंगे। 6 अक्टूबर 1994 के दिन सन फार्मा का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका था। लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस आईपीओ को दिया और भर भर के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दिए। एनाम सिक्योरिटीज इस ब्रोकर की तरफ से ये आईपीओ मैनेज किया गया था। ये वही ब्रोकर है जिन्होंने उसी साल इन्फोसिस का आईपीओ भी मैनेज किया था। करीब 140 रुपए के रेट पर सन फार्मा के शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुए। सन फार्मा की तरक्की बड़ी तेजी से हो रही थी। सन फार्मा के शेयर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी और इसीलिए मार्च 2015 में दिलीप शांघवी भारत के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। एक ही जनरेशन में अपने करतूत से अपने दम पर सबसे रईस इंसान बनने वाला भारत के अंदर का दिलीप शांघवी ये सबसे पहले व्यक्ति है। गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला ये लड़का, कोलकाता के एक छोटे से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर का ये लड़का, ऐसा ये लड़का जिसके पास कोई भी बाप दादा की जायदाद नहीं है, जिसके पास फार्मास्यूटिकल की कोई डिग्री नहीं है, कोई भी साइंटिफिक डिग्री नहीं है, जिसके पास ना तो कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स है ना कोई बड़ा कैपिटल है, ऐसा ये लड़का अपने सिंगल जनरेशन के अंदर भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाता है और भारत का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। ये किसी अजूबे से कम नहीं। इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही रोमांचक बायोग्राफिकल कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा राजतंत्र यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।